नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वीयर चैनल। जैसा कि हमने कहा था कि हम पार्ट 2 के साथ आएंगे एंड ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कोज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। कहने का मतलब कि कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं या फिर थे जिन्होंने डिप्लीशन किया हमारे फ्लोरा का, हमारे फोना का, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी का। तो चलिए स्टडी करते हैं। देखो, ह्यूमन ने क्या किया है कि नेचर को ट्रांसफॉर्म्ड किया है। किस लिए ट्रांसफॉर्म किया है? कि ताकि हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिसोर्स ले सकें। किससे? फॉरेस्ट से या फिर वाइल्ड लाइफ से। कैसे रिसोर्स? जैसे कि वुड, बाग, लीव, रबर, मेडिसन, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर, एक्सेट्रा। So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife। मतलब ये हम ही लोग हैं जिन्होंने हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट किया है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब कि जो ग्रेटेस्ट डैमेज है, सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो कॉलोनियल टाइम में। कॉलोनियल टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स का जो शासन था यहाँ पर, उस टाइम पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। बिकॉज उन्होंने एक्सपेंशन किया रेलवेज़ का, उन्होंने एक्सपेंशन किया एग्रीकल्चर का, उन्होंने एक्सपेंशन किया कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ का, जिस कारण से हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major causes of the depletion of forest resources। कहने का मतलब हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन था उसने भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। इनफैक्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि 1951 से 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कन्वर्टेड किए गए हैं एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर। एंड बहुत सारे सेंट्रल या फिर ईस्टर्न इंडिया के अंदर एक टाइप की कल्टीवेशन है जिसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। उसने भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है। एक क्वेश्चन मार्क, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड? क्या हमें हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके पतन के लिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए क्या कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को ब्लेम करना चाहिए? ये समझते हैं। देखो, जो यूरोपियंस थे ना, उन्हें बायोडाइवर्सिटी से, इंडियंस से, इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि उनका उनका इकोनॉमिकल बेनिफिट होना चाहिए। वो हमारे रिसोर्सेज को यूरोपियन, मतलब यूरोप के डेवलपमेंट, यूरोप पर्टिकुलर मैं बोलूँगा ब्रिटिश आइजल के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सो उन्होंने क्या किया कि फ्यू स्पीशीज़ को ही फेवर्ड किया। उन्होंने एनरिचमेंट प्लांटेशन किया। वैसे ये टर्म आयरोनिकल है बिकॉज एनरिचमेंट प्लांटेशन कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ प्लांटेशन किया, कमर्शियल प्लांटेशन किया, जो कि उनको कमर्शियल वायबल स्पीशीज़ लगी, उसका प्लांटेशन किया। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे टीक का मोनोकल्चर किया उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर, एंड पाइनस रॉक्सबर्गी मतलब चिर पाइन का जो इन्होंने कल्टीवेशन किया वो कहाँ पर किया? हिमालय पे किया, और रिप्लेस कर दिया जो वहाँ की हिमालयन ओक की जो ट्रेडिशनल नेटिव वैरायटी थी उसको रिप्लेस किया, रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को भी रिप्लेस किया। सो यस, ऑफ कोर्स कॉलोनियल पॉलिसी शुड बी ब्लेम्ड कि उन्होंने हमारे फॉरेस्ट को, हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए। आइए, और क्या नेगेटिव फैक्टर्स है जो कि हमारी फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट किया? जैसे कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट। हालांकि देखो, हम अभी इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने क्या किया कि हमारे फॉरेस्ट का लॉस करवाया, हमारे इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। अगर हम बात करें 1951 से, तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए क्लियर किए जा चुके हैं फॉरेस्ट। जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें 40,000 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट है वो डूब गया था। कई जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसको माइनिंग के लिए डिफोरेस्टेशन किया गया। कई जगह पर नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर। और
कई ट्रेडिशनल रूट जो होते हैं, माइग्रेशन रूट होते हैं एनिमल्स के, जैसे कि ग्रेट इंडियन एलिफेंट के जो माइग्रेशन रूट थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए बक्सा टाइगर रिजर्व में, क्योंकि वहाँ पे डोलोमाइट की माइनिंग होनी थी। बहुत सारे फॉरेस्टर या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ये भी व्यू रखते हैं कि डिप्लीशन होने का कारण, जो वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने का कारण है कि लोग वहाँ से फ्यूल और फूड जो है वुड है वो कलेक्ट करते हैं। हालांकि ये जो टर्म है वो पार्शली, ये जो स्टेटमेंट है पार्शली ही करेक्ट हो सकती है, बिकॉज जो बेचारे ट्राइबल्स हैं, जो बेचारे लोग वुड के लिए, मतलब कि जो वुड है वो फ्यूल के लिए ले रहे हैं, फूड जो ले रहे हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से ले रहे हैं, तो उनको पता है कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, वो उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। वो लोपिंग करते हैं, मतलब कि थोड़ा काट लिया, पूरे पेड़ को नहीं गिराते, वो थोड़ा कंज्यूम करते हैं, थोड़ा काटते हैं, ऊपर की टहनियाँ काटते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, वो पूरे पेड़ को नहीं काटते। इसलिए ये कहना गलत होगा कि जो लोकल लोग्स हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए या फिर अपने फ्यूल के लिए, वही डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट देना गलत होगा। ठीक है, अब फॉरेस्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे अदर वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, सिंपल सी बात, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इसका जुडिशियसली सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसका एग्जांपल भी दिखता है हिमालयन यू। हिमालयन यू का जो साइंटिफिक नेम है वो है टेक्सस वालाशियाना। एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं टेक्सोल, और ये जो प्लांट है ये उगता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही पता लगा जो टेक्सोल केमिकल कंपाउंड है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, एंटी कैंसर ड्रग बना सकता है, तो लोगों ने इसको जल्दी से ओवर एक्सप्लोटेशन किया, जिस कारण से आज अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इनकी जो जनसंख्या है वो क्या है, वो लगातार गिरती जा रही है और ये खतरे के निशान पर है। ठीक है, अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ये भी और फैक्टर्स हैं जो कि क्या करता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, सिंपल सी बात। ठीक है ना। एंड अब देखो, अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस। अनइक्वल एक्सेस भी एक तरह का बेसिकली बात, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है। इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जिसको जितनी नीड है उसके हिसाब से रिसोर्सेज का कंजप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल वेलबींग, मतलब डिफरेंशियल शेयरिंग है कैसे, देखो कई लोग ये बोलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है ना वो वर्ल्ड कंट्री, जो बेसिकली बात, ठीक है ना, वर्ल्ड है उसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डिग्रेड कर रही है इन्वायरमेंट को। ठीक है ना, लेकिन ऐसी बात कहना सही नहीं है, बिकॉज एक अमेरिकन ना 40 टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू एक एवरेज सोमालियन। सोमालियन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोमालिया देश का है, जो कि अफ्रीका के अंदर एक देश है। ठीक है ना। सो ये कहना गलत होगा कि एक अमेरिका में अगर जनसंख्या कम है इसका मतलब वहाँ के लोग कम रिसोर्स कंज्यूम कर रहे होंगे, नहीं, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, अमेरिका में लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोमालिया, सो दे आर कंज्यूमिंग मोर रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू सोमालियन पीपल। ठीक है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दे कंज्यूमिंग 40 टाइम्स मोर, तो यानी कि ज़्यादा प्रदूषण, ज़्यादा पोल्यूशन, यानी कि ज़्यादा डिग्रेडेशन कौन कर रहा है इन्वायरमेंट का, एक अमेरिकन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एन सोमालियन या फिर एक इंडियन। ठीक है ना। एक इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं, जो रिचेस्ट 5% है ना इंडियन सोसाइटी में, वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो पूरे 25 हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनके पास पैसा नहीं है रिसोर्स खरीदने का, तो वो क्या करेंगे, रिसोर्स का डिप्लीशन करेंगे क्या, वो उन रिसोर्स का यूज़ कर कर कितना ही वो डैमेज पहुंचा पाएंगे, बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को ना। तो इसी कारण से ये कहना गलत होगा कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऐसा नहीं है, बिकॉज उस जनसंख्या के पास उतना मनी नहीं है कि वो वहाँ पर कंज्यूम कर पाए, सिंपल सी बात ये। ठीक है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंज्यूम कौन कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कंज्यूम कर रहा है और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। यही कंजप्शन की वजह से ही इंडिया के जो है ना
लगभग 50% जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो चुके हैं। 70% जो वाटर सरफेस बॉडीज़ हैं वो पोल्यूटेड हैं। 40% जो मैंग्रोव्स हैं ना वो वाइप आउट हो चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्शन के ऊपर की कगार पर है, ठीक है ना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। जो डिस्ट्रक्शन है ना किसका, फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, ये एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। बायोलॉजिकल लॉस डायरेक्टली इंटर कोरिलेटेड है किसके साथ, कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ। कैसे, क्योंकि अगर हमारे पास, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सी बात, पीपल का एग्जांपल लेता हूँ। हिंदुइज्म में हम पीपल की पूजा करते हैं, हिंदुइज्म में हम बनाना की पूजा करते हैं, हम इनफैक्ट हर पेड़ की, तुलसी की, इन सब की पूजा करते हैं। लेट्स से अगर ये बायोलॉजिकल लॉस हो जाए, मतलब कि तुलसी एक्सटिंक्ट हो जाए, पीपल एक्सटिंक्ट हो जाए, सो हम पूजा किसकी करेंगे, हमारा कल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। यानी कि बायोलॉजिकल लॉस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद कल्चरल लॉस। यानी कि बायोलॉजिकल लॉस मतलब कल्चरल लॉस भी है, कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस भी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पोवरिश्ड मैनी इंडिजिनस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट या फिर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, उनके कल्चरल लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये जो है बायोलॉजिकल लॉस कर रहा है। इनफैक्ट बायोलॉजिकल लॉस जो है ना वो इकोनॉमिकल लॉस से भी कोरिलेटेड है, वो स्पिरिचुअलिटी लॉस से भी कोरिलेटेड है, वो हमारी हेल्थ के लॉस से भी कोरिलेटेड है, ठीक है ना। विद इन द पुअर, अगर हम गरीबों की बात करें तो उन गरीबों के अंदर, उन गरीब फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होती है वो वुमेन इम्पैक्ट होती है। बिकॉज वीमेन के ऊपर जो है कारोबार, मतलब कि पूरा दारोमदार होता है किसका, घर चलाने का। इन मैनी सोसाइटीज़ वीमेन बीवर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फूडर, वाटर एंड बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। कहने का मतलब ये है कि जो वीमेन है ना वो खाने का अरेंजमेंट करती है, वो खिलाने का अरेंजमेंट करती है, वो फोडर का मतलब कि चारा जो होता है एनिमल्स के लिए उसका अरेंजमेंट करती है, वो फ्यूल का अरेंजमेंट करती है, वो वाटर का अरेंजमेंट करती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर इन्वायरमेंट को लॉस होता है तो ह्यूमन के ऊपर जो है और भी नेगेटिव जो है साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि वाटर ख़त्म हो जाए किसी एरिया के अंदर, वाटर जो है कम मिलता है, तो वो ह्यूमन को मटका उठाकर 10-10 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, जिससे उनकी हेल्थ पर एक सीरियस इम्प्लीकेशन होता है। ह्यूमन सीरियसली उसकी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होती है, ठीक है ना। एंड इससे सोशल इम्प्लीकेशन भी होता है, बिकॉज व्यूमेन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसी कारण से क्या होता है कि वो अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती, और बच्चा जो है वो या तो एजुकेशन में वीक रह जाता है, या फिर वो उतने संस्कार नहीं दे पाती उस बच्चे को जितना वो नेसेसरी होता है। आगे जाके बहुत बड़ा एक सोसाइटल इम्प्लीकेशन भी क्रिएट होता है। पॉवर्टी इन दिस केसेस इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होता है तो किसका डिस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन होता है। अगर इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन होता है तो पॉवर्टी आती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है इस सब कॉन्टिनेंट पे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंट को दोनों को मेंटेन करने पे मदद करते हैं। बिकॉज हमारी इकोनॉमी, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ किस पर डिपेंड होता है, हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल तक का वेट करिए और कल हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आर द कंजर्वेशन टेक्निक्स फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कल हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक देखते रहिए वी अर्थ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।